माय नेम इज़ ईमान अरूज फ्रॉम BBA-FFC और जो टॉपिक मुझे आज प्रेजेंट करना है वो कंपनीज एक्ट 2017 की कुछ बेसिक रिफॉर्म्स हैं जो कि चेंज थी कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 से, उनको बताना है। तो अगर हम इसको देखें आर्टिकल को, तो ये कुछ बात कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की। तो बेसिकली जो कंपनीज एक्ट को इंट्रोड्यूस हम यहाँ पर कर रहे हैं, उसमें हम ये बता रहे हैं कि ऐसे कौन-कौन सी चीज़ें हैं या ऐसे कौन से सिग्निफिकेंट फीचर्स या रिफॉर्म्स हैं जिनको इंट्रोड्यूस करवाया गया कंपनीज एक्ट 2017 में। तो यहाँ पर ये सवाल है कि अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में आप ये इंश्योर कर सको कि अकाउंटेबिलिटी है और जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनके जो राइट्स हैं वो सेफ गार्ड हैं, वो प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, ना कि एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। और जब जब हमारे पास एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम होता है तो वो एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। जब हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आती हैं तो जो हमारी कंट्री की जो कमर्शियल एक्सेस है टुवर्ड्स कैपिटल वो भी इंक्रीज हो जाती है। अब जो 1984 का कंपनीज ऑर्डिनेंस था वो बहुत ओल्ड था, ठीक है? तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो वो अनक्लियर थी, काफ़ी जो हैं डिफ़िकल्टीज़ भी पेश हुई लोगों को। जो फिर गवर्नेंस कोड जो बनाते हैं वो इस तरह वो ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं जो कंपनी के लिए एप्लीकेबल हैं या कह लें कि जो ये बनाए उनको इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को माइंड में रख के बनाए जाते हैं या कम जाते हैं। As I have told you that 1984 ordinance was too old. तो अब आजकल की जैसा हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है या कह लें कि बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत डाइवर्स है, तो ये उसको कम फुलफिल नहीं कर रहा था। तो जो गवर्नमेंट थी 2017 में उनने एक कह लें कंपनीज एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया या इनेक्ट करवाया विद सम मॉडिफिकेशंस एंड इन एडवांसमेंट्स इन 1984 कंपनीज ऑर्डिनेंस। अब जो 1984 का कंपनीज ऑर्डिनेंस था वो तकरीबन 33 इयर्स के लिए लॉ जो था वो एक्टफुल रहा था। अब एवोल्यूशन हमारी आई बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हम लोगों ने जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने 2017 का कंपनीज एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया। नाउ वो मोस्ट सिग्निफिकेंट लीगल रिफॉर्म्स। अच्छा, अब जो मोस्ट सिग्निफिकेंट लीगल रिफॉर्म्स हैं जो 2017 के कंपनीज एक्ट में थी, अब वो हम उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो जो पहला है ए पॉइंट, तो सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो आर्टिकल्स थे, कंपनी को एम्पावर करते हैं कि वो अपने जो है लोन ले सके, एडवांस कर सके, फाइनेंस, क्रेडिट, डेबिट ये सब कर सके। इस तरह की जो मतलब है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं इनमें इन्वॉल्व हो सके। जो पहले हमारे पास कंपनीज ऑर्डिनेंस था उसमें ये पावर नहीं थी कंपनी के पास, ये उनके ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये बोरोइंग पावर का जिक्र नहीं था, जिसकी वजह से वो जो है ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकते थे। पॉइंट बी, pursuant to section 153H of the act। तो जो सेक्शन 153 ऑफ द कंपनीज एक्ट है वो ये कहता है कि एक पर्सन या एक बंदा जिसके पास नेशनल टैक्स नंबर नहीं है वो किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। और नेशनल टैक्स पर वो सही मीनिंग में हो, सही मीनिंग मतलब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के वो फुलफिल करता हो अपने नेशनल टैक्स पेयर होने को। अब एसईसीपी ने 8 जून को एक सर्कुलर रिलीज किया था जिसमें उसने कहा था कि जो स्मॉल साइज कंपनीज होती हैं उनको एग्जेम्पशन दी जाती है कि वो 2 सालों के लिए जो है उनको एग्जेम्प्ट किया जाता है, बेशक वो एग्रीकल्चर प्रमोशन कंपनी है या फिर कह लें आप कि उनको रिलीफ मिल सकता है एनटीएन से। और जो स्मॉल कंपनी, हमारे पास कोई भी कंपनी स्मॉल कंपनी तब डिक्लेयर होती है जब उसके मैक्सिमम मेंबर्स 250 हों और जो उसका पेड अप कैपिटल है वो उसकी वर्थ 10 मिलियन हो या इससे मतलब ज़्यादा ना हो, एक्सीड ना करे, और जो उनका टर्नओवर रेट है वो भी 100 मिलियन से एक्सीड ना करे। ये कंडीशन जब फुलफिल हो जाती हैं तो एक कंपनी जो है वो स्मॉल कंपनी डिक्लेयर हो जाती है। पॉइंट नंबर सी है हमारे पास, companies may allow one or more members to attend and participate in general meeting through a video link.
Previously, this facility was not available to shareholders. तो जब पहले कंपनी के जो शेयर होल्डर्स को अलाउ नहीं होता था कि वो मीटिंग्स को अटेंड करें या पार्टिसिपेट कर सकें, मगर अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2017 एक या एक से ज़्यादा शेयर होल्डर जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अटेंड कर सकते हैं मीटिंग्स वाया वीडियो लिंक्स। पॉइंट नंबर डी, pursuant to section 452 of the act, कोई भी सफल शेयर होल्डर या ऑफिसर जो कि पाकिस्तानी कंपनी का ऑफिसर हो, उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि अगर उसके पास फॉरेन कंपनी या फॉरेन कॉर्पोरेट बॉडी के शेयर्स हैं। और साथ-साथ कंपनी पर भी लाज़िम है कि अगर उनके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है, तो वो जो एनुअल रिटर्न के साथ-साथ जब वो एनुअल रिटर्न के ज़िक्र करें, तो उस टाइम वो रजिस्ट्रार को ये इन्फॉर्मेशन भी सबमिट करवाएँ। So moving towards point E. अच्छा, जो ये था हमारा सेक्शन 452, इसमें ये बात की गई थी कि जो कंपनीज ग्लोबल रजिस्ट्रार ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप है, कंपनीज एक्ट में इसका जिक्र किया गया है, तो उसमें कोई भी सब्सटैंशियल शेयर होल्डर या बेनिफिशियल जो है ओनर, ठीक है, वो कि जो कंपनी पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट बनी हुई है, ठीक है, वो बंदा अगर पाकिस्तान का सिटीजन है लेकिन उसके पास दोहरी शहरियत है, यानी उसके पास डुअल सिटीजनशिप है, तो उसको बेशक वो पाकिस्तान में रह रहा है या नहीं, और अगर उसके पास किसी भी फॉरेन कंपनी या कॉर्पोरल बॉडी के शेयर्स हैं, तो उसने अपने इधर पाकिस्तान में कंपनी में ये बात बतानी होगी एज सून एज पॉसिबल। उसमें हमारे पास नॉर्मली स्पैन होता है 30 डेज का, कि अगर सपोज मैंने आज कुछ शेयर परचेज किए हैं ना, तो मेरे पास आज से लेके 30 डेज हैं कि मैं डिक्लेयर कर सकूं कि मेरे पास किसी फॉरेन फर्म के या फॉरेन कंपनी के शेयर्स हैं मेरे पास। um, and will provide copies of the records to the Federal Board of Revenue or any other agency pursuant to section 452। तो SCCP जो है वो रिकॉर्ड रखेगा इन सब चीज़ों का, और जो FBR को वो ये वाली इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा। मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट F, जितनी भी कंपनीज के ऑफिशियल हैं वो बाउंड होंगे कि चेक रखें कमीशन ऑफ फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग पर। इनको चाहिए कि वो मतलब जो भी प्रेडिक्टेड ऑफेंसेस हैं अंडर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 उन पे चेक रखें, और SCCP जो है वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट करवा सकती है इन केस ऑफ सीरियस फ्रॉड इंडिकेशंस, और SCCP के पास अथॉरिटी भी है कि वो किसी भी कंपनी का जो लाइसेंस है वो कैंसिल करे या रिवोक करे, अगर ये उसको पता चलता है कि वो चैरिटेबल है और वो प्रॉफिट के पर्पस के लिए नहीं है, और वो कुछ ऐसे ऑफिशियल्स के थ्रू रन की जा रही है जो इन्वॉल्व हैं कुछ टेररिस्ट फाइनेंसिंग में या मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज में, तो SCCP के पास यहाँ पर अथॉरिटी है कि वो उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दे। पॉइंट जी, कंपनीज अगर सपोज अपना रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च करवाती हैं, जिसके अंदर वो पब्लिक से एडवांसमेंट करती हैं या उनको इनवाइट करती हैं कि जैसे आप मतलब बोलते हैं कि स्टॉक शेयर्स हैं, तो आप उन के स्टॉक शेयर अवेलेबल हैं, तो उसके अंदर ये होगा कि उनको अप्रूव करवा कंपनीज को अप्रूव करवाना पड़ेगा और परमिशन लेनी पड़ेगी पहले SCCP से, और उसके एक ही बार परमिशन नहीं ले लेगी वो, इसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसमें उसने बार-बार उनसे परमिशन लेनी है, और इंक्लूडिंग अब इसमें ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमें बता रहे हैं ने कब-कब परमिशन लेनी है SCCP से। पहला ये कह रहे हैं कि जब भी वो किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को अनाउंस करेंगे तब SCCP से परमिशन लेंगे, उसके बाद ही अनाउंस करेंगे। सेकंड में ये कह रहे हैं कि मेकिंग एनी पब्लिकेशन और एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ रियल, जब भी वो किसी को पब्लिश करेंगे, जब वो अपना रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो है उसको पब्लिश करेंगे या एडवर्टाइज करेंगे, तब उसने SCCP परमिशन लेनी है। फिर थर्ड में उसने कब लेनी है, जब वो
किसी भी बुकिंग से पहले या फिर लोगों को इनवाइट करने से पहले कि हाँ, ये परचेज़ कर लें लैंड या अपार्टमेंट, बिल्डिंग कुछ भी, तब उसने एससीसीपी से जो परमिशन लेनी है। फिर 4th में है कि जब सम ऑफ मनी वो अगेंस्ट किसी है एक्सेप्टिंग अ सम अगेंस्ट परचेज़ ऑफ, अच्छा कोई लोग अगर परचेज़ कर लेते हैं अपार्टमेंट और या बिल्डिंग, तो उसके अगेंस्ट जो वो सम रिसीव करेगी, उसने तब भी एससीसीपी से परमिशन लेनी है। And now moving towards point H. No company will be entitled to claim to be Sharia compliant, and no security, listed or unlisted, will be Sharia compliant unless it is authenticated by SECP pursuant to Section 451. The companies will not be allowed to be appoint or engage any person for Sharia compliance, Sharia advisory, or Sharia audit unless that person meets the criteria laid down by the SECP. तो ये कह रहे हैं कि भी कंपनी अपने आप को शरिया कंप्लायंट डिक्लेयर नहीं कर सकती, ठीक है? क्योंकि वो ये कह नहीं, मतलब इसमें ये है कि वो ये नहीं कह सकती कि वो शरीयत के असूलों के मुताबिक जो है वो काम कर रही है। अनलेस एंड अनटिल कि एससीसीपी उसको ऑथेंटिकेट करे और उसको परमिट करे कि वो कंप्लायंट है। बेशक वो कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड, वो अपने आप को शरिया कंप्लायंट जो है डिक्लेयर नहीं कर सकती है। तो जो कंपनीज़ हैं वो भी किसी को अलाउ नहीं करेंगी, ना ना कंपनीज़ अलाउ नहीं है कि कंपनीज़ को अलाउ नहीं है कि वो अपना अपॉइंट करें या एंगेज करें फॉर शरिया कंप्लायंस, शरिया एडवाइज़री और शरिया ऑडिट, इन तीनों चीज़ें के लिए वो उनको उनके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को अपॉइंट करें या एंगेज एंगेज करें अनलेस दैट पर्सन मीट्स द क्राइटेरिया लेड डाउन बाय द एससीपी। अनटिल एंड अनलेस कि वो बंदा जिसको अपॉइंट करने का कह रहे हैं या एंगेज करने का कह रहे हैं, वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट करता हो एससीपी की। सो दिस वाज़ ऑल माइन। Now Arij will continue. नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि अगर हम कोई भी कंपनी है जिसकी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रही या कंपनी इनएक्टिव है, कोई फंक्शंस उसके परफॉर्म नहीं हो रहे, तो उनको अप्लाई करना पड़ेगा ऑन थ्रू द रजिस्ट्रार कि वो एक इनएक्टिव कंपनी के स्टेटस पे हैं अभी। उससे नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि कोई भी कंपनी अगर है तो उसको इस एक्ट के थ्रू एक इजी एग्जिट प्रोवाइड किया जा रहा है कि अगर कोई कंपनी डिफंक्ट होना चाहती है, डिफंक्ट का मतलब होता है कि अ कंपनी दैट इज नो लॉन्गर फंक्शनिंग और दैट सीजेस टू एग्जिस्ट, तो उसके अंदर उनको ये मिलेगा कि आप एक एप्लीकेशन दे दोगे, आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी डिसोल्यूशन की और फ्रॉम अ डिफरेंट कंपनी, और रजिस्ट्रार जो होगा उसको उसके जो एग्जिस्टिंग नेम है उसको 90 डेज के विद इन उसको डिसॉल्व कर देंगे, जिसको फिर पब्लिकेशन ऑफ जो ऑफिशियल गैजेट है, जो कंसर्न्ड सेक्शंस के लॉ के सेक्शंस बनते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा उस कंपनी के नेम को। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसके अंदर ये है कि पहले अगर कोई मर्जर्स, डीमर्जर्स या कोई भी अप्रूवल स्कीम के लिए चाहिए होते थे तो हाई कोर्ट को बीच में इन्वॉल्व करना चाहिए पड़ता था, उनसे अप्रूव करवाना पड़ता था। लेकिन अब उसके लिए कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर फॉर्मली अगर आपको अप्रूवल चाहिए भी तो आपको ये सिक्योरिटी एक्सचेंज जो कमीशन है एससीसीपी, उन आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर कोई नॉर्मल अगर फॉर्मल अप्रूवल रिक्वायर नहीं है तो आपको उनसे भी नहीं लेना पड़ेगा। आपकी सिर्फ जो ओनर्स हैं, जो दोनों कंपनीज के ओनर हैं या जो एक बंदा है जो किसी दो कंपनीज को ओन कर रहा है, वो बस लीगली अपने जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उनको कंटिन्यू रखेगा। और अगर कोई बोर्ड पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो फिर एससीसीपी से आपको वो आपकी कंसर्न्ड अथॉरिटी होगी, आपकी कंसर्न्ड अथॉरिटी हाई कोर्ट नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ये था कि जितनी भी कंपनीज हैं अगर वो अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड रिप्रेजेंटेशन के अंदर 25% से ज़्यादा कोई भी चेंज लाती हैं तो उनको एससीसीपी के अंदर बताना पड़ेगा इस चेंज के बारे में पहले से। और नेक्स्ट पॉइंट में ये मैंडेटरी कर दिया उन्होंने कि आप अपनी जो कोई भी लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है के अंदर आपकी जो 2%
कोटा होगा वो आप रिज़र्व करोगे फॉर डिसेबल्ड पीपल, और उसके अंदर मतलब वो होगा इसलिए कि अगर आप अपनी बोर्ड रिप्रेजेंटेशन के अंदर कर रहे हो तो उसके अंदर आपका जो 2% होगा वो कोई इस तरह के लोग होंगे जो डिसेबल्ड होंगे, वो उसको उस कोटा को क्या कह सकते हैं कि अवेल, वो जो सीट्स होंगी वो ऐसे लोग उनको करेंगे। और उसके अलावा इस चीज़ को भी इनकरेज किया गया कि आप अपने जो बोर्ड रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर फीमेल्स को भी आने दो, और मतलब सिर्फ मेल रिप्रेजेंटेशन ना हो उसके अंदर, ताकि आपके मैनेजरियल डिसीजंस हैं या जो भी कंपनी के मेन डिसीजंस होते हैं उसके अंदर इन लोगों का भी थोड़ा पार्ट हो। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था उसके अंदर था कि अगर कोई भी मैनेजमेंट के अंदर मेंबर्स के बीच में या फिर क्रेडिटर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट आता है तो वो उसको रेफर करेंगे मीडिएशन एंड कॉन्सलेशन पैनल जो एससीसीपी ने सेटअप किया हुआ है। उसके अंदर वो अपना जो भी डिस्प्यूट है उसको उनके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद द लास्ट वन इज़ कि अगर कोई भी कंपनी है जिसके ऊपर पेनल्टीज आ जाती हैं इन केस कि अगर वो नॉन कंप्लाइंस शो करी है या फिर नॉन फाइलिंग के केस में, तो फिर उनके अंदर पेनल्टीज के 3 लेवल्स आ जाएंगे। जो फर्स्ट होगा उसके अंदर 500 रुपीज़ आते हैं जो आपके मतलब ईच केस में आ जाते हैं। 500 वाली होती है, फिर 1000 वाली, और उसके बाद एक इसके अंदर 500,000 है। और अगर एग्रीगेट पेनल्टी देखी जाए जो मैक्सिमम तक जाएगी वो ये होगी कि फर्स्ट वन की जो रेंज होगी वो होगी 25,000, फिर 500,000 और फिर 1 मिलियन वाली। और इसके अंदर बस यही थे कि ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो मतलब पिछले वाले जो ऑलमोस्ट 33 इयर्स तक चलता रहा है उसके अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें थी जो पहले डिस्कस नहीं हुई हुई थी। तो अभी जो ये 2017 का कंपनीज एक्ट आया है इसके अंदर कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको डिस्कस किया गया, जैसे हो सकता है कि डिसेबल पर्सन वाला पहले ना हुआ हो, या फिर ये जो वीडियो लिंक से आप जनरल बोर्ड ऑफ मीटिंग में पार्ट ले सकते हो उसके अंदर, ये वाला भी नहीं हो सकता पहले। तो डाइवर्स बिजनेस सिचुएशंस के अंदर जो जो चेंजेस आते गए हैं कंपनीज की जो रिक्वायरमेंट थी उसकी अकॉर्डिंगली इसके अंदर फिर कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं जो उन्होंने डिस्कस किए हैं इस आर्टिकल में बस।